की सबसे बड़ी खबर, आज रात यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका है। यूक्रेन को हथियार देने पर भड़के हैं पुतिन। यूक्रेन को जर्मनी देगा लॉन्ग रेंज हथियार, यूएस भी भेज सकता है नई मिसाइलें। और साथ ही जानकारी है कि यूक्रेन के हथियार रिचार्ज से पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। ये अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, पुतिन ने सीक्रेट मीटिंग करके यूक्रेन के लिए ब्लूप्रिंट बदला तैयार कर लिया है। अब यूक्रेन के सरेंडर का वक्त भी आ चुका है। जी हां, इस वक्त को तय कर लिया गया है। अगर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं करते तो रूस संपूर्ण यूक्रेन का खात्मा कर देगा। रूस ने अपने मंसूबे जाहिर करने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। खास तौर से उन इलाकों में हमले किए जा रहे हैं जहां हथियार गोदाम है, यानी यूक्रेनी सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया तो सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और रूस शिकंजा कसता हुआ आगे बढ़ेगा। जिस रफ्तार से हमले हो रहे हैं उससे संकेत मिल रहे हैं रूस अगस्त तक मिशन यूक्रेन खत्म कर सकता है। इतना विध्वंस, इतना आक्रोश, इतनी तबाही यूक्रेन ने पहले नहीं देखी। इस बारूदी घमासान को देखकर लगता है कि पुतिन इरादा कर चुके हैं। अब यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर उसका खात्मा होगा। रूस ने 623 ड्रोन का इस्तेमाल किया, 26 मिसाइलें दागी और 5 Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर से 20 ठिकानों पर बमबारी की। 10 से ज्यादा शहरों को दहला दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 602 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन यूक्रेन से आई तस्वीरें बता रही हैं कि रूस का हमला बेहद विध्वंसक था। ये खार्किव से आई तस्वीरें हैं जहां एक इमारत पर बम गिराए गए जिसमें पूरी बिल्डिंग स्वाहा हो गई। कई फीट ऊपर तक सिर्फ धुआं ही धुआं था। हमले के लिए 5 बॉम्बर्स का इस्तेमाल रूस ने किया। एक वीडियो में 3 बॉम्बर्स नीप्रो की तरफ जाते दिख रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में भारी तबाही की खबर आ गई थी। इस बार रूस के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी इलाकों के अलावा वेस्ट यूक्रेन भी टारगेट पर था। लवीव पर मिसाइल स्ट्राइक की गई और बॉम्बर्स ने बम भी गिरा। इस दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा डोनेस्क में भी हमले किए गए, जहां रॉकेट से कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। इस हमले में कई सैनिक घायल हो गए। खार्किव और खेरसोन में हमले किए गए, जिसमें रिहायशी इलाकों पर बम गिरे। इन हमलों में 13 लोग मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए। इस बार रूस ने हमले का पैटर्न बदला है। सिर्फ साउथ ईस्ट यूक्रेन ही नहीं, बल्कि उन इलाकों पर भी हमले किए गए जहां नेटो के कमांड सेंटर हैं। नेटो के कमांड सेंटर वेस्ट यूक्रेन और साउथ यूक्रेन के पोर्ट सिटी में है। इसलिए पश्चिमी यूक्रेन में लवीव को टारगेट किया गया, क्योंकि यहां नेटो के भेजे हथियार रखे जाते हैं। जबकि दूसरी जगह दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया गया। यहां भी नेटो का कमांड सेंटर है। इन हमलों से यूक्रेन थर्रा उठा। आज रात भी बड़ा हमला हो सकता है,
दरअसल रूस यूक्रेन का हथियार सप्लाई रूट पूरी तरह काट देना चाहता है, जिसमें पोलैंड बॉर्डर टारगेट पर आ गया है। लवीव पर बमबारी से पोलैंड में खलबली मच गई है। रूस ने आधी रात लवीव पर सबसे बड़ा हमला किया है। ये हमले Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स से किए गए हैं। इन हमलों में लवीव में मौजूद हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। लवीव में मौजूद हथियार गोदाम से पूर्वी यूक्रेन में जाते थे ये हथियार। नेटो हथियारों को पोलैंड रूट से भेजता था। रूस के लवीव पर हमले से पोलैंड में हाई अलर्ट हो गया है। नेटो के सर्वेलेंस प्लेन से नजर रखी जा रही है। पोलैंड बॉर्डर पर टैंक तैनात किए गए हैं। इमरजेंसी की स्थिति में एयरबेस वॉर रेडी किए गए हैं। लवीव को टारगेट करने की वजह है कि वो एकदम पोलैंड बॉर्डर से सटा हुआ है। नेटो जितने भी हथियार भेजता है वो पोलैंड बॉर्डर से यूक्रेन में एंट्री करते हैं और लवीव में मौजूद नेटो सेंटर में बने हथियार गोदाम में रखे जाते हैं और फिर इसी जगह से पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजे जाते हैं। यहां तक कि कुर्स्क में भी हथियार इसी रूट से भेजे गए थे, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे ढकेला था। इसलिए रूस इसी रूट को तबाह करके यूक्रेन के सरेंडर का इंतजाम कर रहा है। इस वक्त निप्रोपेट्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। अगर यूक्रेनी सैनिकों को हथियार नहीं मिले तो निप्रो पर रूस जल्द कब्जा कर सकता है। अगर निप्रो पर कब्जा हो गया तो कीव तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा और कीव तक पहुंचने का मतलब है यूक्रेन का सरेंडर। इसी वजह से रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डोनेट्स्क के एक इलाके जेलेना डोलनिया पर कब्जा करके रूसी फ्लैग लगा दिया। जेलेना की दूरी निप्रो से करीब 300 किलोमीटर है। ये डोनेट्स्क में आखिरी बटालियन है। करीब करीब सारी बटालियन निप्रो की तरफ बढ़ चुकी है। अब क्रेमलिन का प्लान है जल्द से जल्द निप्रोपेट्रोवस्क में घुसा जाए और 10 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन बनाया जाए। उसी इलाके में विध्वंसकारी हथियारों की तैनाती की जाए, जिससे यूक्रेनी सेना के पास दो विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प हथियार छोड़कर वहां से पीछे हट जाएं और दूसरा विकल्प पूरा निप्रो उसे गंवाना पड़ेगा। यानी हर परिस्थिति में निप्रो यूक्रेन के हाथ से जाने वाला है, जबकि बाकी इलाकों में रूस का संपूर्ण कब्जा आखिरी दौर में पहुंच चुका है। पुतिन के आक्रोश से यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर दहल उठे हैं। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन से लेकर साउथ ईस्ट यूक्रेन तक हमले किए हैं, जिनमें लवीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए हैं। लवीव के बाद खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क और उससे आगे डोनबास से लुहांस्क, डोनेट्स्क, फिर खैरसोन, ज़ेपोरिजिया, सूमी के बाद चेर्निहिव और पोर्ट सिटी ओडेसा पर भी भीषण अटैक किए गए हैं। हमलों में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर बॉम्बर्स तबाही मचाने के लिए रूस ने भेजे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय को पुतिन से अप्रूव ब्लूप्रिंट मिल चुका है। अगस्त तक यूक्रेन के सरेंडर का टारगेट फिक्स किया गया है। इसी वजह से रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और हमले भी तेज कर दिए हैं। विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर्स, किंजल मिसाइल, इस्कंदर मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, कैलिपर मिसाइल, KH-101 क्रूज मिसाइल, शाहिद कामिकाज़े ड्रोन, गिरान कामिकाज़े ड्रोन, बीती रात इन हथियारों से हमले किए गए।
अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है, जिसे यूक्रेन कीव से लेकर नीप्रो तक लगाएगा। इसलिए रूस की प्लानिंग है कि पैट्रियट मिलने से पहले जितना जल्दी हो सके कीव के जितने पास तक रूसी फौज पहुंच जाए, जिसके बाद तबाही का सबसे विध्वंसकारी दौर शुरू हो सके, जिसमें यूक्रेन का खात्मा या आत्मसमर्पण ही आखिरी विकल्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन ध्वस्त कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जलता हुआ ड्रोन नदी में गिरा है। खार्किव पर रूस ने अटैक किया था। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। ऐसे में ट्रंप 14 जुलाई यानी 48 घंटे बाद रूस के खिलाफ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, ऐसी खबर है। ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं और साथ ही यूक्रेन को नए हथियार भेजने का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को हेलफायर मिसाइल दे सकते हैं, जो फ्रंट लाइन पर जंग को 360 डिग्री बदल सकती है। हालांकि ये मिसाइलें यूक्रेन के पास पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। दावा है कि ट्रंप इन मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा यूक्रेन भेज सकते हैं। वार्ता और बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। अब शांति नहीं, महासंग्राम होगा। आने वाले 48 घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसमें महायुद्ध का संकेत छिपा है। इस बात का दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने रूस को लेकर दिए बयान में दो बड़ी बातें कही। पहली, सोमवार को रूस के खिलाफ बड़ा बयान देंगे। दूसरी, रूस पर वैश्विक तेल प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आग बबूला है, जिसकी वजह है उनका शांति वार्ता से इनकार। साथ ही यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर होते लगातार हमले, जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल मंजूर नहीं। यही वजह है कि वो आने वाले 48 घंटों में रूस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप रूस के खिलाफ सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 ला सकते हैं। इस बिल को अप्रैल 2025 में तैयार किया गया था। रूस की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर रोक का प्रस्ताव था। बिल के मुताबिक रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा रूसी कंपनियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध की बात थी। हालांकि उस वक्त ट्रंप पुतिन के साथ बातचीत से हल निकालने के पक्ष में थे, ऐसे में बिल को रोक लिया गया था। लेकिन अब पुतिन के तेवरों से ट्रंप समझ चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध का समाधान शांति से नहीं हो सकता है। एक तरफ ट्रंप रूस पर सबसे बड़े प्रतिबंध की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने यूक्रेन को $50 करोड़ की सुरक्षा सहायता को मंजूरी दी है। 2025 में $30 करोड़ जबकि 2026 में $20 करोड़ की मदद दी जाएगी। इस राशि से यूक्रेन को सुरक्षा से जुड़े हथियार भेजे जाएंगे। अमेरिका की हथियार सप्लाई शुरू करते ही नेटो देशों ने भी यूक्रेन के लिए अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं और इस लिस्ट में टॉप पर जर्मनी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने जर्मनी के साथ लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर समझौता किया है। जुलाई के अंत तक जर्मनी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि इन हथियारों में टॉरस मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं।
जर्मनी के अलावा भी कई नेटो देश यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई का ऐलान कर चुके हैं। वहीं कुछ देश आने वाले इस हफ्ते में कर सकते हैं। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं, आपको बताते हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को 2 पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। वहीं माना जा रहा है कि जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें भी भेज सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन ASRAAM मिसाइलों का नया जखीरा भेजने वाला है। साथ ही स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी भेजी जा सकती हैं। नॉर्वे ने भी यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने की बात कही है। फ्रांस में यूक्रेन को मिलान गाइडेड मिसाइलें भेजने की बात चल रही है, जिस पर जल्द मुहर लग सकती है। फिनलैंड में और यूक्रेन को रिकॉन्सेंस सन्स ड्रोन भेजने पर विचार चल रहा है और इस पर जल्द फैसला हो सकता है। चौदह जुलाई को एक तरफ ट्रंप रूस को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि कीथ केलॉग का यूक्रेन दौरा ट्रंप के प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। कीथ केलॉग का कीव दौरा 1 हफ्ते का होगा। वो जेलेंस्की और उनके कमांडर्स से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान रूस के खिलाफ नए प्लान पर विचार होगा। दरअसल ट्रंप जानते हैं कि नए प्रतिबंधों के साथ ही रूस यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है। यही वजह है कि ट्रंप यूक्रेन की सुरक्षा और रूस पर पलटवार का इंतजाम करना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वालेरी जालुजानी ने अमेरिका से हेलफायर मिसाइलों की मांग की है। दरअसल अमेरिका के पास 1,70,000 हेलफायर मिसाइलें हैं, जिनका निर्माण 1998 से 2018 के बीच किया गया था। इन मिसाइलों की एक्सपायरी डेट 20 से 25 साल के बीच होती है। 2005 तक बनी ज्यादातर मिसाइलें एक्सपायर होने वाली हैं। ऐसे में वालेरी ने कुछ अपग्रेडेशन के साथ मिसाइलों को यूक्रेन को ट्रांसफर करने की मांग की है। दरअसल यूक्रेन को विश्वास है कि हेलफायर मिसाइलों का बड़ा जखीरा फ्रंट लाइन पर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो इन मिसाइलों की मांग कर रहा है। सवाल है यूक्रेन के इस विश्वास की वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। हेलफायर मिसाइलों का बड़ा जखीरा यूक्रेन जंग में गेम चेंजर हो सकता है। इस मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर और ग्राउंड लॉन्चर से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 8 से 11 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 से 9 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसके वार से बचना लगभग नामुमकिन है। ये मिसाइल रूस के T-72, T-80 और सबसे आधुनिक T-90 टैंक को भी तबाह कर सकती है और इसके अलावा इसे बख्तरबंद वाहनों का भी काल माना जा सकता है। यानी ये मिसाइल फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, पुतिन के अभियान को रोक सकती है। हालांकि ट्रंप की धमकी और नेटो की हथियार सप्लाई का पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक बयान में कहा, क्रेमलिन ट्रंप की घोषणा का इंतजार कर रहा है, पर यह बेअसर होगी। वहीं रूस के पूर्व प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपशिन ने कहा, मॉस्को के पास जर्मनी के मिसाइल प्लांट की लोकेशन है। रूस के रुख से साफ है, वो ना तो ट्रंप के प्रतिबंधों से डरने वाला है और अगर नेटो ने नए हथियारों की सप्लाई की तो रूस हथियार भेजने वाले देशों पर भी हमला कर सकता है। हालांकि इस बीच जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार रूस पर हमले कर रहे हैं। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूसी हथियार कंपनी के प्लांट को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में एक स्टेडियम पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। कई ड्रोन टारगेट को हिट करने में सफल रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी एजेंसियों को स्पाइडर वेब जैसे बड़े हमले की तैयारी का इनपुट मिला है। ऐसे में मॉस्को और उसके आसपास ट्रकों की चेकिंग की जा रही है। साफ है, अगले 48 घंटे बेहद अहम है। ट्रंप का एक गलत फैसला रूस यूक्रेन को एक अंतहीन जंग की तरफ मोड़ देगा, जो भविष्य में महायुद्ध का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ओडेसा पर रूस का ड्रोन हमला हुआ है। रिहायशी इलाके पर दागे गए हैं 50 ड्रोन। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है, ओडेसा पर रूस का ड्रोन हमला हुआ है और ड्रोन धमाके से कई मकान जल गए हैं।
यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां से महाविनाशक जंग की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब तक नेटो बनाम रूस के मोर्चे पर रणनीतिक कदम यूरोपीय देशों के एकीकरण तक सीमित थे, पर अब यूरोप के यही देश रणनीति के अगले चरण में पहुंच गए हैं, जिसमें अमेरिका की शामिल होने की भी संकेत मिल रहे हैं। तो क्या वाकई महायुद्ध शुरू होने जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस की जंग में रूस के एक्शन ने यूरोपीय देशों में दहशत का ऐसा माहौल बना दिया है कि अब इस जंग का विस्तार यूरोपीय देशों तक होना तय मान लिया गया है। इसलिए नेटो देशों ने अब खुलेआम जंग की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस तैयारी के तहत यूरोपीय देशों ने हथियार निर्माण शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ हथियारों की खरीद के लिए समझौते भी शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, सैन्य अभियान के लिए युद्धाभ्यास भी शुरू हो चुका है। वहीं यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान भी तैयार हो चुका है। अब ये तैयारी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रूस का एक्शन प्लान जान लीजिए। अब रूस के प्राइम टारगेट पर पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड है, जिनके खिलाफ किसी भी समय ऑपरेशन शुरू हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी पर भी हमले करने में रूस पीछे नहीं रहेगा। और ये सब इसलिए होने वाला है क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के विरोधी इन देशों ने न सिर्फ यूक्रेन की मदद की है, बल्कि जंग को भड़काने के लिए रूस के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। और ये अनुमान नहीं है, बल्कि रूस यही मानता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक फ्रांस क्या वाकई यूक्रेन की अखंडता की रक्षा कर रहा है? फ्रांस अपने ही इतिहास से सबक लेना भूल गया है। वो एक बार फिर यूरोप को युद्ध में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। ये कोई हाइब्रिड युद्ध नहीं है, बल्कि वास्तविक युद्ध है। इसका सीधा मतलब है कि रूस ने मान लिया है कि इस युद्ध का यूरोप तक विस्तार का समय आ गया है, जिसका प्रमाण खुद यूरोप ने भी दिया है। ये एस्टोनिया की सेना का युद्धाभ्यास है, वो अभ्यास जिसमें अमेरिका से खरीदे गए M142 हाइमर्स से लाइव फायर किया गया है। और ये वही हाइमर्स यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में रूस के खिलाफ हो चुका है। मतलब साफ है कि सीमावर्ती एस्टोनिया ने रूस के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और ऐसा ही कुछ यूरोपीय देश भी कर रहे हैं। जर्मनी बड़े पैमाने पर हथियारों का सौदा कर रहा है। फ्रांस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल निर्माण शुरू कर दिया है। पोलैंड ने फ्रंट लाइन पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। फिनलैंड ने सीमा पर माइन बिछाकर उसे सील कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि यह तैयारी अमेरिका विहीन नहीं है, बल्कि अमेरिका ने भी यूरोप की सुरक्षा के लिए अपना प्लान तैयार कर लिया है, जिसका प्रमाण है रूसी गतिविधियों की जासूसी। रूस
रूस की जासूसी के लिए अमेरिका ने जिस विमान को रवाना किया है उसने ब्रिटेन के एयरबेस से फिनलैंड के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन फिनलैंड में लैंडिंग से पहले जासूसी प्लेन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और कैलिनिनग्राद के करीब से गुजरा और ये प्लेन था RC-135V रिवेंट जॉइंट, जो बताता है कि अमेरिका का मकसद पोलैंड और लिथुआनिया के बीच मौजूद कैलिनिनग्राद समेत बेलारूस में जारी तैयारी को जांचना था। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इसे RC-135V रिवेंट जॉइंट प्लेन की खासियत से समझ लीजिए। करीब 50 सालों से सेवा दे रहा यह प्लेन अब अपग्रेड होकर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ चुका है। यही नहीं, ये प्लेन में एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से सीधे ये जुड़ता है जो रियल टाइम मैपिंग करने में सक्षम है। और यही नहीं, इस प्लेन में 30 क्रू में से सबसे ज्यादा संख्या इलेक्ट्रो वॉर क्रू की ही है और इस प्लेन को सबसे ज्यादा खास बनाता है इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कॉकपिट, जो एक माहिर जासूसी प्लेन में ही हो सकता है। यूरोप की सुरक्षा के प्लान के तहत अमेरिका ने कैलिनिनग्राद और बेलारूस की जासूसी शुरू कर दी है, लेकिन क्या रूस से टकराना फिर भी यूरोप के लिए आसान होगा? यूएस का यूरोप प्लान, जंग कितनी आसान? सवाल इसलिए क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इस युद्ध में रूस को बढ़त दिलाते हैं। जिनमें पहला है रूस का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति देश होना और दूसरा है रूस के गठबंधन में चीन का शामिल होना। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस क्षमता से यूरोपीय देश अनजान है, जिसका प्रमाण है हंगरी का एक दावा। यूरोपीय देश हंगरी रूस के पक्ष में खड़ा देश नहीं है, लेकिन उसे भविष्य की विभीषिका साफ दिख रही है। यहां तक कि नेटो भी इसे स्वीकार करता है। मार्क रूटे का दावा है कि रूस के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। यूरोप के मुकाबले रूस 12 गुना तेजी से हथियार निर्माण करता है। यानी रूस के हथियारों का अनुमान लगाना भी नेटो के लिए नामुमकिन है, जिसे अमेरिका भी दबी जुबान में स्वीकार कर चुका है। अमेरिका के एक जर्नल ने दावा किया है कि रूस को रोकना नेटो के लिए मुमकिन नहीं है। रूस के पास घातक और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जबकि नेटो सेना के पास मिसाइलों की कमी है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या यूरोपीय देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़कर खुद के लिए घातक कदम नहीं उठा रहे? इस सवाल का जवाब अभी साफ तौर पर नहीं मिलता है। इसलिए मुमकिन है कि यूरोपीय देश डर की वजह से ये कदम उठा रहे हैं। कभी युद्ध विराम की कोशिश तो कभी रूस के विरोधियों को भड़काने का प्रयास लगातार हो रहा है, जिससे यूरोप को अमेरिका के सहयोग के संकेत मिलने लगे हैं। यही वजह है कि रूस ने भी जंगी तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। इसमें पहला कदम है यूरोप के साथ कूटनीतिक संबंधों का अंत और दूसरा है सुरक्षा और रक्षा उपकरणों का उत्पादन। यही वजह है कि जैसे ही पोलैंड ने रूस का वाणिज्यिक दूतावास बंद किया, वैसे ही रूस ने पोलैंड का कैलिनिनग्राद में वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का फैसला ले लिया और रक्षा उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी। रूस ने सबसे उन्नत और विशाल मिलिट्री रडार तैनात कर दिए हैं। ये रडार 6000 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। यही नहीं, ICBM को बहुत ऊंचाई पर ही पहचान लेगा और सैटेलाइट समेत 500 टारगेट पर एक साथ नजर रखेगा, जिसका सीधा मतलब है कि तैयारी सिर्फ यूरोप की तरफ से ही नहीं हो रही, बल्कि रूस ने भी नेटो के खिलाफ जंग के लिहाज से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरब में सुपर पावर की जंग के आसार बढ़ रहे हैं। चीन पहले ही ईरान को हथियार और फाइटर जेट की डिलीवरी कर चुका है। अब रिपोर्ट है कि 11 जुलाई को रूस से कार्गो शिप तेहरान पहुंचा और हथियारों की डिलीवरी करके लौट गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि ईरान भविष्य के लिए तैयार है और उसकी सरजमीन का एक भी इंच कोई दुश्मन छीन नहीं सकता।
खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान के टारगेट पर अब अरब में अमेरिका के सभी बेस हैं। देखिए कैसे ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बारह दिन की जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई में महीनों लग सकते हैं। ईरान एटम बम बनाने के करीब था। ईरान अगर एटम बम बना लेता तो अमेरिका या इजराइल उस पर हमले की हिम्मत नहीं करते। ये ईरान की सुरक्षा गारंटी बन जाता। इसीलिए ईरान ने तय कर लिया है कि अगर महासंग्राम की कीमत पर भी उसे एटम बम बनाने पड़े तो वो तैयार है। एटमी कार्यक्रम को फुल स्केल पर शुरू करने से पहले ईरान अपनी सुरक्षा और दुश्मनों पर दबाव का बंदोबस्त कर रहा है। ईरान को चीन से J-10C फाइटर जेट्स की डिलीवरी हो चुकी है। 11 जुलाई को रूस का एक IL-76 कार्गो विमान तेहरान पहुंचा। इस विमान से हथियारों की डिलीवरी की गई। रूस का यह विमान लैंडिंग के कुछ घंटों बाद ही मॉस्को लौट गया। संकेत साफ है कि ईरान बड़ी जंग के लिए हथियार जमा कर रहा है। हथियारों की डिलीवरी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बयान भी दिया है। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हमले करना कोई साधारण घटना नहीं है। जरूरत पड़ी तो ईरान उसे दोहराने को तैयार है, लेकिन इस बार अरब के सभी यूएस बेस ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर होंगे। ईरान ने परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद कतर में यूएस वायुसेना के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए थे। अब सिग्नल इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता लगा है कि ईरान मिसाइलों से अल उदैद बेस पर अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस कामयाबी को देखते हुए अमेरिका को एक बार फिर चेतावनी जारी कर दी है, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की रेंज में अरब के सभी अमेरिकी बेस आते हैं। दोबारा शुरू होने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका दोबारा हमले की प्लानिंग करता है तो ईरान इन बेस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। इसके लिए अरब में अमेरिका के सभी एयरबेस की सैटेलाइट रेकी हो चुकी है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना अल उदैद एयरबेस है, जबकि यूएई में अल दफ्र एयरबेस है। यहां अमेरिका के F-22 रैप्टर जेट और अटैक ड्रोन तैनात हैं। इसके अलावा कुवैत के अल सलाम एयरबेस पर यूएस एयरफोर्स की 386वीं विंग तैनात की गई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 और एयर डिफेंस लगाए गए हैं, जबकि जॉर्डन के साल्ती एयरबेस का इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन में किया जाता है। वहीं इराक के इरबिल बेस पर भी स्पेशल बटालियन तैनात की गई है। बहरीन फारस की खाड़ी के पास पड़ता है, जहां नेवल सपोर्ट बेस पर यूएस नौसेना की 5वीं फ्लीट तैनात की गई है। अब ये सभी बेस ईरान के निशाने पर हैं। हालांकि ईरान की कोशिश है कि अमेरिका के साथ बातचीत से बात बन जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान वॉशिंगटन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। इस बयान का मतलब है कि अमेरिका ईरान से माफी मांगे, साथ ही हमले में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दे। ईरान एक तरफ अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है, इस बीच जंग की आशंका को देखते हुए हथियार भी जुटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर एक्टिव मोसाद के ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है। 11 जुलाई को तेहरान में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर मोसाद के एक और ठिकाने को तबाह किया गया है।
ईरानी इंटेलिजेंस वाचा ने तेहरान में मोसाद के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग ठिकाने का पता लगाया। इस ठिकाने से हाईटेक ड्रोन उपकरण और ड्रोन मिले हैं। इस ठिकाने से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जंग के दौरान मोसाद के ऐसे ही एजेंट्स ने इजरायली सेना को संवेदनशील जानकारियां भेजी थी और ईरानी सामरिक ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट्स दिए थे। अपने दुश्मन को मिटाने के साथ साथ ईरान सहयोगी देशों के साथ सामरिक संबंध भी मजबूत कर रहा है। चीन और रूस से हथियार आ चुके हैं। अब तेहरान ने रूस से मदद मांगी। ईरान ने कहा है कि शहरों और परमाणु ऊर्जा केंद्रों को 12 दिन की जंग में बड़ा नुकसान हुआ है। रूस पुनर्निर्माण में उसकी मदद कर सकता है। ईरान के एटमी ऊर्जा केंद्रों का निर्माण पहले भी रूस कर रहा था। ईरान सीक्रेट तौर पर दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस से मदद चाहता है। ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाना चाहता है। वो जानता है कि अगर उसने एटम बम नहीं बनाया तो अमेरिका और इजराइल मिलकर उसका हाल इराक या लीबिया जैसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DB9, भारतवर्ष। एक बार फिर उस युद्ध की बात जो पुतिन और किम के गठबंधन की वजह से भड़कता जा रहा है। रूस और उत्तर कोरिया ने युद्ध को लेकर जो गठजोड़ तैयार किया उससे युद्ध रुकने के बजाय भयानक होता जा रहा है। आज उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि वो रूस को सैनिक और हथियार तब तक देता रहेगा जब तक कि यूक्रेन में पुतिन और उनकी सेना का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। किम के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन और किम का यूरोप मिशन शुरू हो सकता है। यूक्रेन युद्ध की आग हर बीतते दिन के साथ भड़कती जा रही है। यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। विनाश का ये आकार और प्रकार इतना भयावह है कि इसकी जद में कभी भी यूरोप आ सकता है। यूक्रेन युद्ध की आग पुतिन और किम के गठबंधन की वजह से भयावह होती जा रही है। यूक्रेन में हो रही इस तबाही का कारण ही पुतिन और किम का गठजोड़ है। किम रूस को सैनिक और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस उत्तर कोरिया के हथियारों से जंग का रूप बदल रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदानोव ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस वक्त उत्तर कोरिया रूस को 40% हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का यह दावा सही भी है। उत्तर कोरिया रूस को खुलकर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन के बाद रूस यूरोप मिशन शुरू करने वाला है। इस मिशन में उत्तर कोरिया का साथ बहुत अहम और निर्णायक साबित होने वाला है। ये बात पुतिन बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि वो उत्तर कोरिया से अपने गठजोड़ को और भी मजबूत करने में जुटे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुतिन ने अपने विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग भेज दिया।
लावरोव उत्तर कोरिया पहुंचे तो किम जोंग ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया। रूसी विदेश मंत्री सबसे पहले अपने समकक्ष उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोय सोन हुई से मिले। उसके बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से जो बयान जारी किए गए वो न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से किम जोंग और पुतिन के दूत सर्गेई लावरोव ने दुनिया को क्या संदेश दिया, अब इसे समझिए। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध में रूस की मदद तब तक करता रहेगा जब तक रूस के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। उधर रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सैन्य गठबंधन न तैयार करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लावरोव ने उत्तर कोरिया के नेताओं से पुतिन के यूरोप ऑपरेशन को लेकर भी जानकारी दी। जाहिर है पुतिन और किम जोंग का रुख इस बात का संकेत दे रहा है कि यूक्रेन के बाद दोनों यूरोप की तबाही का मिशन शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा कब्रिस्तान बन चुका है। जहां कभी बहुमंजिला इमारतें थीं, वो इलाका समतल हो चुका है। गाजा के लोग कई कई दिन बिना खाने के इंतजार कर रहे हैं और युद्ध विराम लागू होने के हालात नहीं बन पा रहे हैं। लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए ऐसी शर्तें रख दी हैं जिन पर हमास तैयार नहीं होगा। देखिए गाजा का हाल क्या है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने एक्स पोस्ट में गाजा की तस्वीर जारी की। लिखा, राफा के बाद बेत हनून, आतंकियों के छिपने के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन गाजा में इंसानों के छिपने के लिए भी जगह बाकी नहीं है। गाजा में इजराइल के हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में कई बच्चे मारे गए। जहां तहां शवों के टुकड़े बिखरे हैं। गाजा में राहत सामग्री न पहुंचने से लोग कई कई दिन तक भूखे रह रहे हैं। बच्चे खाने के लिए बिलख रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट की खाने की कतार पर बमबारी से 800 लोग मारे गए हैं। गाजा प्रशासन का कहना है कि इजराइल ने जबालिया में हलीमा अल सादिया स्कूल पर हमले किए। यहां शरणार्थियों के कैंप लगे हुए थे। खान यूनिस के शरणार्थी कैंपों को भी इजरायली टैंकों ने घेर रखा है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के अबू शमाला शरणार्थी कैंप पर भी गोलीबारी की है। नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब टीना स्ट्रीट के शरणार्थी कैंप पर भी गोलीबारी की रिपोर्ट है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। गाजा प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में बीते 48 घंटे में 82 लोगों की मौत हुई है। 48 घंटे में हुई बमबारी से 247 लोग घायल हुए हैं। बहुत से घायल मलबे में दबे हैं। अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाके भी इजरायली फोर्सेस पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। अल कसाम ब्रिगेड ने इन हमलों के वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं। इसके साथ ही खंडहर बस्तियों में छिपे हमास लड़ाके इजरायली सेना पर मोर्टार हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटने के बाद यह उम्मीद बढ़ी थी कि जल्द ही युद्ध विराम लागू होगा, लेकिन इस पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने कुछ शर्तें रख दी। इजरायल की शर्त है कि पहले हमास को जीवित बंधकों में से आधे बंधकों को रिहा करना होगा। इसके बाद सीज फायर पर वार्ता शुरू की जाएगी। हमास अगर आधे बंधकों को रिहा करता है तो 60 दिन का अस्थायी सीज फायर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हमास को पूरी तरह से हथियार छोड़ने होंगे। गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। हमास के पास सैन्य शक्ति नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों पर हमास तैयार होता है तो अस्थायी युद्ध विराम लागू किया जाएगा। अगर हमास ये शर्तें मानता है तो युद्ध विराम पर चर्चा शुरू की जाएगी, वरना इजरायल का रुख साफ है कि गाजा में तब तक हमले होते रहेंगे जब तक वो अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब बात चीन की, जो ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है। चीन ने न सिर्फ ताइवान के पास एम्फीबियस युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, बल्कि फाइटर जेट और युद्धपोत से ताइवान को घेर लिया है। चीन के इसी कदम के बाद माना जा रहा है कि जिनपिंग का ऑपरेशन ताइवान ऑन हो चुका है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए ड्रैगन किसी भी वक्त सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। ये ताइवान स्ट्रेट के पास फुजियान समुद्री तट की तस्वीर है। ताइवान के बेहद करीब ही चीन की नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस ड्रिल में चीन के एम्फीबियस वाहन शामिल हो रहे हैं। एम्फीबियस वो वाहन होते हैं जो जमीन और समुद्र दोनों में चल सकते हैं। ये गाड़ियां जमीन और पानी में चलकर सैनिकों को तटीय इलाकों में उतारने के लिए बनाई गई है। पीएलए के युद्धाभ्यास की ये तस्वीर सामने आई तो ताइवान के साथ साथ अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई। चीन यही नहीं रुका, उसने 14 एयरक्राफ्ट और 9 युद्धपोत भेजकर ताइवान की घेराबंदी कर दी है। चीनी नौसेना ने ताइवान की घेराबंदी की तो भड़के ताइवान ने कांटों वाली रक्षा नीति के तहत माइंस बिछा दी। इन्हीं कटीली माइंस के जरिए ताइवान ने चीन के एम्फीबियस वाहनों को रोकने की तैयारी कर ली है। चीन की भारी गाड़ियों को इन माइंस से बड़ा खतरा हो सकता है। माना जा रहा है कि ऑपरेशन ताइवान के लिए जिनपिंग को पुतिन का साथ मिल गया है। इस साथ के बाद चीन की सेना हमला कर ताइवान पर कब्जा करना चाहती है। इस वक्त दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान युद्ध में फंसी हुई है। शी जिनपिंग इसी का फायदा उठाकर ताइवान पर आक्रमण कर सकते हैं। चीन को हमला करने के लिए यह वक्त सबसे सही लग रहा है। तो सवाल यही है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है? अगर चीन ने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में महायुद्ध शुरू हो जाएगा? सच यही है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उसे बचाने अमेरिका जरूर आएगा। इसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।